ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर हमने फिर पूछताछ की। उन्होंने हमें इंतज़ार करने के लिए कहा। 10 मिनट बाद एक व्यक्ति द्वार पर आया। बोला, ट्रेनिंग के बारे में कौन पूछ रहा है? मैंने कहा, मैं पूछ रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, अगला बैच जुलाई में लिया जाएगा। आप लोग एक चिट्ठी भेज दो जनरल मैनेजर के नाम। फॉर्म घर के पते पर पहुंच जाएगा। हमने उसी समय लौटते हुए रायपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डाकघर से एक एक पोस्टकार्ड खरीदकर वहीं लिखकर डाक पेटी में डाल दिया था। 15-20 दिन बाद फॉर्म घर के पते पर आ गया था। मैंने चुपचाप फॉर्म भरकर भेज दिया था। कुछ दिन बाद लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें मेरा चयन हो गया था। मौखिक परीक्षा में भी मैं पास हो गया था। इस तरह मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। अब अप्रेंटिस बनकर मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में प्रवेश पा गया था। फैक्ट्री में दाखिला होने से पहले मुझे उस काम के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि पारिवारिक स्तर पर हज़ारों वर्षों से मेरे पुरखे जो काम कर रहे थे वह मुझे नहीं करना है। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और एक सरकारी कारखाने में मशीन के कलपुर्जों का तकनीकी काम सीख रहा हूँ। उन्हें इस बात से खुशी हुई थी। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, जात से तो पीछा छूटा, लेकिन जाति से मृत्यु पर्यंत पीछा नहीं छूटता। इस तथ्य से वह अंत तक अपरिचित रहे। मैं आत्मनिर्भर बन जाने के सपने देखने लगा था। घोर गरीबी के बीच जिए दिन मैं भूल नहीं पा रहा था। तकनीकी शिक्षा पाकर जीविका के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेने का रास्ता खुलने लगा था। प्रशिक्षण के दौरान भत्ते के रूप में 107 रुपये प्रति माह मिलने लगे थे, जो इन दिनों मेरे लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। पैसे मिलते ही मैं पूरे रुपये जसबीर के हाथ में रख देता था। वह उसमें से 20 रुपये जेब खर्च के लिए मुझे देता था। सुबह 7 बजे ही मैं घर से निकल जाता था। शाम को 5:30 बजे तक लौट आता था। साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। सुबह उठकर जसबीर 2-3 पराठे मेरे बैग में रख देता था, जिन्हें मैं दोपहर के लंच में खाता था। मेरे लिए पराठे बनाने के बाद जसबीर मामा के काम में हाथ बटाने निकल जाता था। मामा की ड्यूटी स्टेशन के सामने गांधी रोड पर थी, जहां होटलों के अलावा एक तांगा स्टैंड भी था। वहां से मामा को कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। मामा का काम करके जसबीर अपने दफ्तर जाता था। यह रोज का काम था। मामा और जसबीर में पटरी बैठने का सूत्र शराब थी। शाम को वह दोनों मिलकर पीते थे। शराब की यह लत आगे चलकर जसबीर के लिए घातक सिद्ध हुई थी। उसकी मौत का कारण भी बनी। एक दिन जब मैं फैक्ट्री में जा रहा था, दर्शन लाल चौराहे के पास कमला मिल गई। कमला गिरवर की लड़की थी, जो उन दिनों ITI में प्रशिक्षण ले रही थी। हम लोग गिरवर के ही मकान में किराएदार थे। उसने मुझे देखकर रुकने का इशारा किया। उसे ITI पहुंचने में देर हो रही थी। ITI मेरे रास्ते में ही पड़ता था। वह मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई थी। मैंने उसे सर्वे चौक उतार दिया था। शाम को जब मैं लौटकर आया, मामा ने मेरे खिलाफ मोर्चाबंदी की हुई थी। मामा ने पता नहीं कैसे देख लिया था या किसी से उन्हें पता चला था। कमला का मेरी साइकिल पर बैठना एक बड़ा जुर्म था उनकी दृष्टि में, जबकि यह मात्र संयोग था।
जसबीर ने मुझे बहुत डांटा था। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। दोनों ने मिलकर ऐसा हंगामा किया कि थक कर मैंने ही चुप्पी साध ली। मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वे निराधार थे। जो मेरे मन में नहीं था वही थोपा जा रहा था। एक साधारण सी बात को इतना तुल दे दिया गया था। मेरे मन की शांति भंग हो गई थी। घर से भाग जाने का मन हो रहा था। वह रात मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं थी। गिरवर का परिवार और हम एक ही आंगन में थे। हर घड़ी का साथ था। कमला को यदि मैंने अपनी साइकिल पर बैठा भी लिया था तो ऐसा क्या अपराध हो गया था जो मुझे इस तरह जलील किया गया। मैं इस तनाव से मुक्त होने के लिए बेचैन रहने लगा था। किसी ऐसे अवसर की ताक में था जो मुझे जीवन से आज़ाद कर दे। इन दिनों पुस्तकें मेरी सबसे गहरी मित्र थीं जो हौसला देती थी। फैक्ट्री से लौटकर 2-3 घरों में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने लगा था। स्वयं को व्यस्त रखता ताकि मामा से ज़्यादा वास्ता ही न पड़े। इन्हीं दिनों मैंने अंग्रेजी और बंगला से अनुवादित अनेक उपन्यास पढ़े थे। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें ढूंढने से भी नहीं मिलती थी उन दिनों। दशहरे की छुट्टी थी। छावनी क्षेत्र में एक मार्केट हाउस है जहाँ फूल सिंह रसोइया था। सुरजन अक्सर वहाँ जाता था। उसकी ससुराल की ओर से फूल सिंह परिचित था, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता भी था उनसे। दशहरे के दिन हम वहाँ सुबह ही पहुँच गए थे। सर्किट हाउस के पास एक विशाल मैदान है जहाँ छावनी की तमाम गतिविधियाँ केंद्रित होती थी। वहीं हेलीकॉप्टर उतरने की पट्टी भी बनी हुई थी। जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति देहरादून आता था, इसी पट्टी पर हेलीकॉप्टर उतरता था। दशहरे के दिन इस दौरान में विशेष चहल पहल रहती थी। मैं और सुरजन भी इस चहल पहल को देखने वहां पहुंच गए थे। हजारों की भीड़ थी मैदान में। भीड़ के बीच एक छोटा सा गड्ढा था जिसके एक किनारे बड़ी सी मजबूत बल्ली के साथ एक खूब मोटा तगड़ा भैंसा बंधा हुआ था। उसके पास ही सेना की सशस्त्र टुकड़ी खड़ी थी। एक और टेंट लगा था जहां कुर्सियों पर कुछ विशिष्ट लोग और उनके परिवारजन बैठे हुए थे। एक किनारे बैंड बज रहा था जहां कुछ लोग बैंड की धुन पर नाचने की कोशिश कर रहे थे। पूरा माहौल उत्सव और उमंग से भरा हुआ था। इसी बीच को चीरता हुआ एक बलिष्ठ व्यक्ति मैदान में दाखिल हो गया। उसके जिस्म पर मात्र एक जंघिया था, लाल रंग का। सिर पर पगड़ी थी, गले में गेंदे के फूलों की माला, माथे पर लाल टीका। वह एक कसरती बदन का पहलवान जैसा था। हाथों में एक विशाल खुकरी उठाए वह भैंसे के पास आकर रुक गया था। उसके पीछे पीछे एक ब्राह्मण पुजारी हाथ में पूजा का थाल लिए हुए चल रहा था। भैंसे के पास पहुंचकर पुजारी ने भैंसे के ऊपर सिंदूर, चावल, हल्दी फेंके। उसके सींगों पर भी हल्दी लगाई। इस बीच वह लगातार ऊंची आवाज में संस्कृत के श्लोक दोहरा रहा था। पूजा समाप्त होते ही सेना अधिकारी ने टुकड़ी को अटेंशन का आदेश दिया। उसके दूसरे आदेश पर हवाई फायर होने लगे। साथ ही उस बलिष्ठ व्यक्ति ने दोनों हाथों से खुकरी ऊपर उठाई और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन पर वार किया। देखते ही देखते भैंसे का धड़ और सिर अलग अलग हो गए थे। भैंसे के शरीर से लाल लाल रक्त के
फव्वारे फूट पड़े थे। रक्त गड्ढे में जमा हो गया था। भैंसे की गर्दन कटते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग नाचने लगे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एक और मुर्गों और बकरों की बलि दी जा रही थी। कुल मिलाकर एक भयावह माहौल था, मानो हत्याओं का मेला लगा हो। मैंने सुरजन से वापस चलने के लिए कहा। मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी। मेरे लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल था। शक्ति पूजा के नाम पर होने वाले पशुवध ने मुझे विचलित कर दिया था। आंखों के सामने भैंसे का सिर बल्ली से बंधा लटक रहा था। एक और भैंसे का सिर विहीन जिस्म पड़ा था। देहरादून और उसके आसपास पशु बलि आम बात थी। देहरादून ही नहीं, गढ़वाल में भी एक देवी खैराबदनी के मंदिर में प्रतिवर्ष भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। यह मंदिर पौड़ी जनपद के कांडा नामक स्थान पर है। दीपावली के दूसरे दिन भैंसों की बलि दी जाती थी। गढ़वाल कुमाऊं सीमा के निकट भोरोखाल, गढ़वाल व मालदेय अल्मोड़ा कुमाऊं विकास खंडों के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कालिंका मेले में 2500-3000 हजार पशुओं की बलि दी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर तथा अपनी मनौतियां पूर्ण करने की अभिलाषा में आयोजित परंपरागत मेले में जिला प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित होते हैं। उनकी मौजूदगी में भैंसों, भेड़ों की बलि दी जाती है। कालिंका का ये प्रसिद्ध 500 वर्ष पुराना पशुवध मेला प्रति तीसरे वर्ष आयोजित होता है। मेले में शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। मेरठ के प्रसिद्ध नौचंदी मेले और तमिलनाडु के कामाक्षी मेले के समान महत्व वाले इस विशाल मेले में प्रादेशिक सेवा दल के स्वयंसेवक, होम गार्ड्स एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। प्राचीन कालिंका मेला गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण माना जाता है। इस मेले में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा और देवरातों से सजी धजी भाग लेती हैं। वहीं पुरुष हाथों में गड़ासे उठाए लोक धुनों पर नाचते गाते चलते हैं। यह मेला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक भावना और सभ्यता का दर्पण है, जो कांड, मुंडेश्वर, बुंखाल आदि पशु बलि मेलों की एक कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कर्मकांड धर्म के प्रति सात्विक भाव कैसे पैदा करते हैं, यह मेरे लिए हमेशा हैरानी और क्षोभ का कारण रहा है, वह भी देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड भूमि पर। सचमुच मेरे लिए पशु बलि एक घोर, अमानुषिक, हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई थी, जिसमें मुझे चुन लिया गया था। उच्च प्रशिक्षण के लिए जबलपुर जाना था, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खमरिया जबलपुर में 2 वर्ष रहना था। इस चयन परीक्षा में मेरे लिए प्रगति के नए द्वार खोल दिए थे। जबलपुर जाने से पूर्व मैं गांव गया था पिताजी और माँ से मिलने। पिताजी ने खुश होकर कहा था, जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा दुनिया देखोगे। लेकिन माँ चिंतातुर हो गई थी। उसने जबलपुर का नाम
भी नहीं सुना था। बार बार पूछ रही थी, यहाँ से कितने कोस है। माँ ने दिल्ली भी नहीं देखी थी, सिर्फ नाम सुना था। माँ की चिंता थी, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वहाँ के लोगों की बोली कैसी होगी, यदि आदि आदि। मैंने जब उन्हें बताया कि हॉस्टल में रहूँगा, मेस में खाना मिलेगा, वह भी सरकारी खर्च पर, तो वह थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। एक कपड़े में बांधकर उसने मुझे 2-3 किलो गुड़ दिया था। पिताजी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। जबलपुर उन सभी के लिए परदेश था। देहरादून लौटकर मैंने जबलपुर की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे साथ जाने वालों में विजय बहादुर सोल भी था, जो पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला था। हरियाणा कबीरपुर गांव में उनकी खेती बाड़ी थी। पंजाबी जट था वह। ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी दोस्ती हो गई थी। वह पंजाबी ही बोलता था, हिंदी बोलने में अटकता था। स्टेशन पर जबलपुर जाने के लिए जब हम पहुँचे, ट्रेनिंग के लड़कों की भीड़ थी। इस भीड़ में जसबीर, जनेसर, विमला, सुरजन, रति भाभी जो गांव से 1-2 दिन के लिए आ गई थी। स्वर्णलता भाभी उनकी छोटी बहन चंद्रकला, जिसे सभी चंदर कहकर बुलाते थे, आए थे मुझे विदाई देने। विदा के क्षण बहुत भारी थे। तमाम अभावों के बीच कुछ कोमल तंतु थे जो हमें एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक नई और अनजान दुनिया की ओर हमारी गाड़ी चल रही थी। परिचित सब पीछे छूट गए थे। रह गई थी सिर्फ कुछ स्मृतियाँ। जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ रही थी, विदाई का गम भी छटने लगा था। कुलभूषण न्यार की चुहलबाजी शुरू हो गई थी। उसका भी चयन जबलपुर के लिए ही हुआ था। 1 जुलाई 1968 की शाम 5 और 6 बजे के बीच हम रेलगाड़ी से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन पर ही हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्र मिल गए थे। वह हमें लेने आए थे। उनके मिल जाने से हमने राहत की सांस ली थी। वरिष्ठ छात्र हमें बेहद आत्मीयता से छात्रावास लेकर आए थे। कमरों का आवंटन पहले से तय था। मुझे हॉस्टल नंबर 1 के कमरा नंबर 3 में जगह मिली थी। प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में आकर मैंने एक नई दुनिया में साक्षात्कार किया था। ऐसा बहुत कुछ था जो मेरे लिए अजूबा था। रहने खाने की चिंता नहीं थी। उन दिनों लगभग 200 छात्र थे हॉस्टल में। वृक्षों के झुरमुट में चिड़ियों की चहचहाट शाम होते ही गूंजने लगती है। वैसे ही गाना बजाना, खेल कूद, हंसी मजाक से लेकर तरह तरह की गतिविधियों से छात्रावास जीवंत हो उठता था। हॉस्टल एक शांत जगह पर था, जिसके एक और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरियाँ थी, तो दूसरी ओर गैरिसन अभियंता का कार्यालय। मुख्य मार्ग और हॉस्टल के बीच संस्था का मुख्य भवन, ऑडिटोरियम आदि थे। आवासीय क्षेत्र काफ़ी फासले पर था। हॉस्टल के पीछे एक बड़ा सा नाला बहता था, जो हॉस्टल को आवासीय क्षेत्र से अलग कर देता था। प्रशिक्षण संस्थान में एक बंधी बनाई दिनचर्या थी। सुबह उठते ही 7:30 बजे प्रशिक्षण संस्थान की वर्कशॉप जाना पड़ता था। यह वर्कशॉप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भीतर ही स्थित थी। सुबह 7 बजे चाय नाश्ता मिल जाता था। दोपहर 12 बजे खाना। उसके बाद 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा के लिए कक्षाएं होती थीं, जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था।
परस्पर सहयोग के आधार पर छात्रों की एक मेस समिति ही मेस का प्रबंध करती थी। फिर भी खाने को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वरिष्ठ छात्रों की मनमानी भी ऐसे समय में उभर आती थी। अक्सर रोटियों के कच्चा होने की शिकायत छात्र करते थे। कभी कभार मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। कच्ची रोटियों को लेकर विजय बहादुर और मेरा नज़रिया भिन्न था। मैं कभी शिकायत नहीं करता था। विजय बहादुर जब रोटियों को बर्बाद करते किसी को देख लेता तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। ओए खोते, तू इस रोटी की कीमत नहीं जानता। इसे खेत में उगाने में कितनी मेहनत लगती है, तुझे पता है? उसके इस संवाद को सुनकर कोई भी रोटी फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। सचमुच रोटी की कीमत किसान से ज़्यादा और कौन जान पाएगा। विजय बहादुर पंजाब के किसान परिवार से था। मैंने बचपन से रोटी को बहुत मूल्यवान वस्तु माना है। इसे बर्बाद करने वाले लोग मुझे अपराधी लगते थे। छात्रावास के दिन कुछ लोगों के लिए मस्ती भरे दिन थे, मेरे लिए व्यक्तित्व निर्माण के। छात्रावास में रहकर ही मैंने पहली बार शतरंज देखी थी। हाथी घोड़े के इस खेल ने मुझे आकर्षित किया था, जिसे सीखने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था। छात्रावास में कई साथी थे जो संस्थान से लौटते ही खेलने बैठ जाते थे। मेरे एक प्रशिक्षक थे, ओ.पी. गर्ग, जो शतरंज के शौकीन थे। जब उन्हें पता चला कि मैं भी शतरंज खेलता हूँ तो वह छात्रावास में शतरंज खेलने आने लगे थे। कई बार वे देर रात तक खेलते रहते थे। उन दिनों शतरंज का नशा मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ा हुआ था कि शतरंज की चालें ही मस्तिष्क में घूमती रहती थीं। उन्हीं दिनों प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ने को मिल गई थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे शतरंज एक घातक बीमारी है, जिसमें डूबकर अपने एक परिवार, देश, राज्य तक की सुध-बुध भूल जाते हैं। उफ़! क्या कहानी थी! उस कहानी को पढ़कर मैं कई दिन बेचैन रहा था। असर यह हुआ कि मैं इस खेल से दूर होने लगा था। शतरंज का नशा मुझे ज़्यादा दिन बांध नहीं पाया था। मैं शतरंज का एक अच्छा खिलाड़ी बनते बनते रह गया था, जिसका मुझे अफ़सोस नहीं, खुशी हुई थी। नए परिवेश और नए वातावरण में पहुंचकर एक नया ही अनुभव हुआ था। काफ़ी बड़ा हॉस्टल था, जिसमें लगभग 500 छात्र एक साथ रह सकते थे। बड़े बड़े कमरे थे, एक एक कमरे में 10 से 12 छात्र थे, लगभग अलग अलग जगह से आए हुए। मेरे कमरे में देहरादून, मुरादनगर, कानपुर, पूना आदि के छात्र थे। सभी के पास अपने बिस्तर थे, लेकिन मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। लोहे की चारपाई और एक एक कुर्सी सभी को मिली थी। मेज का काम दीवार के साथ लगी छोटी अलमारी से चल जाता था। हॉस्टल में पहुंचते ही सबसे पहले बिस्तर की समस्या मेरे सामने आई थी। मेरे पास एक सस्ता सा सूटकेस था, जिसमें नाम मात्र के कपड़े थे, कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री थी। काफ़ी दिनों तक मैं और विजय बहादुर एक ही बिस्तर में सोए थे। लगभग महीने भर बाद रांझी के एक दुकानदार से कपड़ा लेकर एक गद्दा बनवाया था। गद्दे की कीमत हर महीने थोड़ी थोड़ी करके चुकाई थी। प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिलता था, उससे मेस का खर्च निकालकर जो थोड़े पैसे बचते थे, उनसे ही बाकी खर्चे पूरे होते थे। बहुत ही तंगी के दिन थे। अन्य साथियों की तरह मौज मस्ती करने की स्थिति मेरी नहीं थी। मेरी कोशिश रहती थी कि हर महीने भत्ते में से कुछ पैसे बच जाएं, ताकि मैं पिताजी को मनी ऑर्डर कर सकूं। कुछ मार्क्सवादी विचार के लड़के भी थे। उनके संपर्क में आकर ही मैं मार्क्सवादी साहित्य पढ़ पाया था। विशेष रूप से गोर्की की माँ ने मुझे झकझोर दिया था। चेखव की कहानियों से भी परिचय हुआ था। उन लड़कों के साथ मिलकर मैंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। छात्रावास में नाटकों का
पूर्वाभ्यास होता था। संस्थान के ऑडिटोरियम में कई शो भी किए थे। कविताएं भी इन दिनों मैं लिखने लगा था। मेरे बराबर के कमरे में गोविंद मौर्य नाम का एक छात्र था जो हर वक्त पुस्तकों में डूबा रहता था। राही मासूम रजा का आधा गांव उन दिनों खासा चर्चित था। गोविंद मौर्य ने ही मुझे पढ़ाया था। यशपाल का झूठा सच रात रात भर जाकर पढ़ा था। जिस रोज मैं छात्रावास में पहुंचा था, मेरी मेज के ड्रॉर में रखी सारा आकाश राजेंद्र यादव की प्रति मिली थी। मैं पूरे 2 वर्ष उस कमरे में रहा और कई कई बार उस उपन्यास को पढ़ा। मध्य वर्ग पर इससे बेहतर रचना मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मैंने ही नहीं और कई लोगों ने इस उपन्यास को उन दिनों पढ़ा था। उन्हीं दिनों छोटे छोटे एकांकी लिखकर उनका मंचन करना भी मैंने शुरू किया था। स्वयं अभिनय एवं निर्देश भी करने लगा था। उन दिनों रंगकर्म की यह मेरे लिए शुरुआत थी। उन दिनों खमरिया जबलपुर में एक चर्चित रंगकर्मी थे, श्री वर्मा जी। उनके निर्देशन में मैंने कई नाटक किए थे। एक छाया नाटक भी किया था गांधी शताब्दी के अवसर पर, जिसका प्रदर्शन खमरिया के बड़े मैदान में हुआ था। विजय बहादुर सोल और मैं एक ही कमरे में रहते थे। दोनों की पीड़ाओं में एक सभ्यता यह भी थी कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और वह भी आगे पढ़ना चाहता था। यह बात दोनों को सालती थी। हम दोनों ने तय कर लिया था कि कुछ करना है। AMIE इंजीनियरिंग प्राइवेट परीक्षाओं से पास की जा सकती थी। हम दोनों फॉर्म लेकर आए थे, लेकिन फीस भरने लायक पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने फॉर्म नहीं भरा। विजय ने कहा भी था, यार तू कहे तो मैं अपने बापू से मांग लेता हूँ। मैंने मना कर दिया था। यानी एक बार फिर पढ़ाई जारी रखने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। जबलपुर में बिताए दिनों ने मुझे बदलकर रख दिया था। मेरी बोलचाल बदल गई थी। उसने उठने बैठने का रंग ढंग बदल गया था। कई ऐसे मित्र बन गए थे जो लगातार समसामयिक विषयों पर बहस मुबाहिसे करते थे। मैं गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय हो रहा था। जबलपुर की साहित्यिक गतिविधियों से मैं जुड़ गया था। साहित्य के प्रति मेरा एक नज़रिया भी बनने लगा था। कलावादी रचनाओं की जगह जनवादी सोच आकर्षित करती थी। गांव से पिताजी के हर पत्र में शादी के लिए हाँ कर देने का आग्रह होता था। उन्हें लग रहा था मेरी उम्र बढ़ रही है, इतने दिनों में तो लड़के बाप बन जाते हैं। मैं इनकार करता आ रहा था। मैं गृहस्थी के चक्कर से दूर रहना चाहता था। मुझसे 2 वर्ष छोटी बहन माया की शादी 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। 2 वर्ष काफ़ी व्यस्तता में गुजरे थे। ट्रेनिंग भी सुव्यवस्थित चल रही थी। संस्थान में मेरी एक पहचान बन गई थी। हॉस्टल में जाति को लेकर साथियों में कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो तकलीफ देह था। हाँ, कभी कभी दिल्ली मुरादनगर के साथी छींटा कसी ज़रूर कर देते थे। देहरादून और मेरठ के लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है, जबकि मेरे नाम के साथ वाल्मीकि उपनाम जुड़ा हुआ था। संस्थान में कई लोग थे जिनका सानिध्य मुझे मिला। एक श्री लाल जी थे जो मुझे हमेशा अपने घर बुलाते थे। प्रकाश कामले थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। इन्हीं दिनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंबरनाथ मुंबई में ड्राफ्टमैन की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे गए थे। हमारे संस्थान के लगभग सभी छात्रों ने आवेदन किया था। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर इस
प्रशिक्षण के लिए चयन होना था। लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया था। साक्षात्कार के लिए बम्बई जाना था। फिर आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। विजय ने कुछ रुपये दिए थे, तभी मैं साक्षात्कार के लिए जा पाया था। खमरिया से प्रशिक्षण पूरा होते होते बम्बई से बुलावा आ गया था। खुशी तो हुई थी, लेकिन परिवार की जीर्ण अवस्था आंखों में घूम रही थी। प्रशिक्षण खत्म होते ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम मिल जाने की पूरी संभावना थी। काम मिल जाने का अर्थ था आर्थिक स्थिति में सुधार। जीविका के लिए नौकरी की ज़रूरत थी, इसीलिए आगे 2.5 वर्ष और ट्रेनिंग कर पाना मुश्किल था। मैंने अपने संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री थॉमस के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने गंभीरता से मेरी बात सुनी और कहा, जहाँ इतने दिन चल गया है, 2.5 वर्ष और चलने दो। अमरनाथ, बम्बई के प्रशिक्षण के बाद तुम एक अच्छी स्थिति में आ जाओगे। उन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिए थे। मैंने बहुत कहा, नहीं सर, ये रुपये नहीं लूँगा, लेकिन वह नहीं माने। रख लो, बम्बई बड़ा शहर है, ज़रूरत पड़ेगी, नौकरी लग जाने पर लौटा देना। 100 रुपये एक वरिष्ठ साथी यशपाल कालिया ने दिए थे। इन 200 रुपयों की बदौलत ही मैं बम्बई पहुंच पाया था। विजय बहादुर सोल को जबलपुर में छोड़कर मैं बम्बई के लिए रवाना हो गया था। उससे अलग होने की पीड़ा से मेरा मन भारी था। 3 वर्षों से हर पल का साथ था। विजय की आंखों में भी आंसू थे। विजय और मेरे बीच गहरे संबंध बन गए थे। उसके बगैर मुझे अधूरापन महसूस होता था। अधूरों अपनों से कहीं ज़्यादा था मेरे विजय बहादुर सोल। खमरिया हॉस्टल में रहते हुए मेरे पास काफ़ी पुस्तकें हो गई थी। उन्हें बम्बई ले जाने के लिए मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं था। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में मेरे एक साथी थे, करण सिंह। मैं और विजय कुछ दिन उसके ही साथ रहे थे। बम्बई जाने से पहले मैंने अपनी तमाम पुस्तकें उसके पास रख दी थी। उसने भी वादा किया था किसी के साथ बम्बई भेज देगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते गए, ना मैं लौटकर जबलपुर आ सका और ना करण सिंह ने पुस्तकें भेजी। कुछ दिन पत्र व्यवहार भी चला, लेकिन कुछ समय बाद पत्रों का सिलसिला भी टूट गया था। करण सिंह को और विजय सोल को मेरी उन साहित्यिक पुस्तकों में कोई रुचि नहीं थी। उनके लिए वह रद्दी से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती थी। उसी में सारा आकाश की वह प्रति भी थी, जो किसी अजनबी ने मेज की ड्रॉर में मेरे लिए रख छोड़ी थी या भूल से छूट गई थी। 8 जुलाई 1970 की शाम थी। मैं अपने थोड़े से सामान के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग संस्थान अंबरनाथ के छात्रावास में पहुंचा था। कल्याण रेलवे स्टेशन पर संस्थान की गाड़ी खड़ी थी। जबलपुर से और भी कई लोग आए थे। छात्रावास अंबरनाथ की पहाड़ी की तलहटी में एक खूबसूरत स्थान पर था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में इस संस्थान और उसके छात्रावास की एक विशिष्ट महत्ता थी। यहाँ प्रशिक्षित तकनीशियन, ड्राफ्ट्समैन, भारत के श्रेष्ठ तकनीशियनों और ड्राफ्ट्समैन में गिने जाते थे। छात्रावास में शाम बेहद जीवंत होती थी। जिम्नास्टिक, इंडोर गेम्स आदि की सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल एवं पुस्तकालय, वाचनालय भी थे। छात्रावास का पुस्तकालय देखकर मैं रोमांचित हो उठा था। इसी पुस्तकालय में मैंने पास्तरनाक, हेमिंग्वे, विक्टर ह्यूगो, पियरे लुई टॉलस्टॉय, पर्ल एस बक, तुर्गनेव, दास्तोयेवस्की, स्टीवेंसन, ऑस्कर वाइल्ड,
रोमियो रोला, एमिल जोला को पढ़ा था। यहीं रहते हुए रवींद्रनाथ टैगोर, कालिदास का संपूर्ण वाङ्मय पढ़ा। छात्रावास के एक कमरे में 10-10 छात्र थे। मेरे साथ थे सुदामा पाटिल, मराठी भुसावल, वी.के. उपाध्याय, कानपुर, पी.सी. मृधा, बंगाली, के.सी. राय, बंगाली, दिलीप कुमार मित्रा, बंगाली, वी.के. जॉन, कटनी, मध्य प्रदेश, गौर मोहन दास, बंगाली, कलकत्ता, और गुलाटी, सिख। सुदामा पाटिल से जल्दी ही घनिष्ठता बन गई थी। उसे भी साहित्य में रुचि थी। नाटकों के प्रति उसमें गहरा अलगाव था। प्रत्येक शनिवार रविवार को हम दोनों बम्बई नाटक देखने पहुंच जाते थे। कभी कभी सप्ताह के बीच में कोई अच्छा प्रदर्शन हुआ तो हॉस्टल से चोरी छिपे जाना पड़ता था। 10 बजे रात में छात्रावास के गेट पर ताला लग जाता था। दीवार छलांग कर आने में पकड़े जाने का डर रहता था। कई बार नाले के रास्ते हम लोग छात्रावास में पहुंच जाते थे। एक रोज़ गेट के ताले की चाबी मेरे हाथ लग गई थी। उसी रोज़ मैंने फैक्ट्री में जाकर एक चाबी बना ली थी। चाबी बनते ही हमारी समस्याओं का समाधान हो गया था। लेकिन एक रोज़ हम दोनों फंस ही गए थे। रात 12 बजे तक दरबान पुस्तकालय के बरामदे में सो जाता था। हम चुपके बंद ताला खोलकर अंदर आ जाते थे। अंदर आकर फिर से ताला बंद कर देते थे। उस रोज़ दरबान जाग रहा था। हमें ताला खोलते देखकर वह चिल्लाया। ताला खुल चुका था। हम अंदर आ गए थे। उसने वार्डन से शिकायत करने की धमकी दी। मैंने उससे पूछा, क्या शिकायत करोगे? तुम लोग ताला खोलकर बाहर से अंदर आए हो। दरबान ने कहा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हम बाहर नहीं अंदर ही थे। तुम ताला लगाना ही भूल गए हो। इसे बंद करो। काफ़ी गर्मा-गर्मी हो गई थी। हो हल्ला सुनकर वार्डन उपाध्याय भी वहाँ आ गए थे। मुझे देखते ही बोले, महेश्वरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मुझे इसी नाम से बुलाते थे। मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, वार्डन साहब ये दरबान ताला बंद करना भूल गया है। देखो ताला खुला हुआ है अभी तक। वही इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मानता ही नहीं है। उस रोज़ किसी तरह मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन वार्डन को हम दोनों पर शक था। हमने भी कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां स्थगित कर दी थी। अमरनाथ के गांधी आश्रम में श्री राम लागू के अभिनीत नाटक का मंचन था। नाटक के टिकट बहुत ही मुश्किल से मिले थे। नट सम्राट की भूमिका में श्री राम लागू ने धूम मचा रखी थी। मेस से खाना खाकर हम लोग चुपचाप बाहर निकल आए थे। 9:30 बजे से नाटक था। उस समय 9:15 बज चुके थे। पाटिल और मैं जल्दी स्टेशन जाने वाली सड़क से जा रहे थे। अचानक सामने से उपाध्याय जी आते दिखाई पड़े। उन्होंने भी हमें देख लिया था। महेश्वरी इस वक्त कहाँ चली? उन्होंने डांटते हुए पूछा। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक पाटिल बोल पड़ा, सर सिर में दर्द था। स्टेशन तक जा रहे हैं। चाय कॉफ़ी पीकर अभी लौट आएंगे। क्यों, मेस में चाय कॉफ़ी नहीं मिलती? मिलती तो है सर, लेकिन आज दूध नहीं बचा, इसीलिए स्टेशन तक जा रहे हैं। पाटिल ने बहाना मारने की कोशिश की। उपाध्याय जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं कॉफ़ी पिलाऊंगा। वे हमें रोककर अपने क्वार्टर में ले आए। नाटक के टिकट हमारी जेब में कुनमुना रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। हमें ड्राइंग रूम में बैठाकर उन्होंने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा और सामने सोफे पर बैठ गए। मैंने पाटिल की ओर कनखियों से देखा। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। श्रीमती उपाध्याय जैसे ही चाय बनाने के लिए रसोई में घुसी, मैंने उठते ही कहा, अम्मा जी, वार्डन साहब बेकार में आपको तकलीफ दे रहे हैं। लाइए चाय मैं बनाता हूँ।
वह मुझे देखते ही खुश हो गई। महेश्वरी, तुम आए हो, बैठो बैठो, मैं बनाती हूँ चाय। मैंने उनके पास जाकर धीरे से कहा, अम्मा जी, आज हम दोनों गांधी स्कूल में नाटक देखने जा रहे थे। वार्डन साहब घेर कर यहाँ ले आए हैं। ये देखो टिकट। लेकिन उन्हें पता नहीं है। अम्मा जी ऊपर से नीचे मुझे घूरते हुए बोली, अच्छा नाटक है, अच्छा नाटक है। मैंने कहा, अम्मा बहुत अच्छा है, तो जाते क्यों नहीं? वे हंसते हुए बोली, कैसे जाएं? वार्डन साहब इजाज़त नहीं देंगे। मैंने रुआंसा होकर कहा। वह उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। अरे कैसे वार्डन हो, बच्चों को घूमने फिरने भी नहीं देते। आओ महेश्वरी, लेकिन जल्दी ही लौट आना। उपाध्याय जी कुछ बोल नहीं पाए थे। हम दोनों ने जो दौड़ लगाई, सीधे गांधी स्कूल में आकर ही दम लिया। नाटक शुरू हो चुका था। रात 1 बजे शो छूटा था। हॉस्टल का ताला खुला छोड़कर दरबान सोया हुआ था। सुदामा ने ताला बंद करते हुए कहा, जय अम्मा जी। उन दिनों हमने विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक सखाराम, बाइंडर, गिधाड़े, खामोश, अदालत जारी है देखे थे। बम्बई में थिएटर यूनिट के हयवदन, आषाढ़ का एक दिन, आदि में अमरीश पुरी, अमोल पालेकर, सुनीला प्रधान, सुलभा देशपांडे के अभिनय ने इन नाटकों को सजीव बना दिया था। छात्रावास में भी हमने एक नाट्य दल गठित कर लिया था। नाटकों का पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया था। अंबरनाथ में कई जगह हमने मंचन भी किए थे। इसी बीच पूना में गवई बंधु कांड हो गया था। पूना के पास एक गांव में सवर्णों ने गवई बंधुओं की आंखें फोड़ दी थी। इस घटना से बम्बई पूना में तनाव बढ़ गया था। दलित पैंथर की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। इस घटना को पार्श्व में रखकर मैंने दलित समस्याओं पर एक लेख नवभारत टाइम्स मुंबई को भेजा था, जो उसी बीच छप गया था। इस लेख पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हुई थी। शिवसेना के समर्थक सरकारी कर्मचारियों ने मेरे इस लेख की शिकायत संस्थान के प्रिंसिपल श्री देसाई से की थी। प्रिंसिपल ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर नवभारत टाइम की वह प्रति मेरे सामने रख दी थी। यह तुमने क्या लिखा है? जी, उन्होंने दोबारा पूछा। ठीक से देखकर बताओ, यह तुम्हारा है? यह लेख तुम्हारा है? जी, मेरा ही है। मैंने स्वीकार किया। तुम सरकारी संस्थान में हो, इसके आधार पर तुम्हारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद वह बोले, ट्रेनिंग के दौरान ये सब मत करो, निकाल दिए जाओगे। जाओ, आगे से ध्यान रखना। उन्होंने मौखिक चेतावनी देकर मुझे छोड़ दिया था। लेकिन इस लेख के कारण छात्रावास में कुछ साथियों का व्यवहार बदल गया था। वे मेरी जाति ढूंढने लगे थे, क्योंकि मैंने दलितों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी, जो उनकी दृष्टि में मेरा अपराध था। इसी बीच सुदामा पाटिल ने आचार्य अन्य के एक नाटक मारुचि मावसी का हिंदी अनुवाद कर डाला था। उसमें कुछ मुख्य भूमिका मेरी ही थी। नाटक के प्रथम मंचन के बाद अंबरनाथ के लोग मुझे एक रंगकर्मी के तौर पर पहचानने लगे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बजाय वह उस पात्र के नाम से मुझे पुकारते थे। मैं अपने भीतर उत्साह महसूस करने लगा था। इसी दौरान अंबरनाथ के मराठी रंगकर्मी कुलकर्णी से परिचय हुआ था, जो आगे चलकर घनिष्ठता में बदल गया था। कई चर्चित निर्देशकर्मों के साथ काम करने का अवसर भी मिला था। जहां एक और मैं अपने लिए रास्तों की तलाश में भटक रहा था, वहीं बार बार पिताजी के पत्र आ रहे थे। वे मेरी शादी करने के लिए चिंतित थे। मुझे प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिल रहा था, उसमें से मेस का खर्च निकालकर हर महीने एक निश्चित राशि पिताजी को भेज देता था।
हाथ में जो बचते थे बस उनसे ही खर्च चल रहा था। नाटक के टिकट में हमें छूट मिल जाती थी, विद्यार्थी होने का लाभ हम उठाते थे। रेल में बिना टिकट यात्रा करने के हथकंडे हमने सीख लिए थे। दादर वीटी चर्चगेट के टिकट चेकर्स को चकमा देने के कई फॉर्मूले हमने इजाद कर रखे थे। कम से कम खर्च में हम बम्बई भ्रमण कर लेते थे। इन्हीं दिनों मेरा परिचय मराठी के दलित साहित्य से हुआ था। दलित साहित्य की रचनाएं मराठी साहित्य को एक नई पहचान दे रही थीं। दया पवार, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, गंगाधर पानतावड़े, बाबूराव बागुल, केशव मेश्राम, नारायण सुर्वे, रामन निमालकर, यशवंत मनोहर के शब्द रंगों में चिंगारी भर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति जो रोमांचित कर एक नई ऊर्जा से भर रही थी। मैं जैसे जैसे दलित साहित्य के संपर्क में आ रहा था, मेरे लिए साहित्य के अर्थ बदल रहे थे। सुदामा पाटिल ने इन दिनों मेरी बहुत मदद की थी। मेरा मराठी का ज्ञान धीरे धीरे विकसित हो रहा था। जबलपुर से गोविंद मौर्य भी इस संस्थान में अगले बैच में आ गया था। अब हम 2 से 3 हो गए थे। हम तीनों ने मिलकर बम्बई की वे तमाम दुकानें छान डाली थीं जहाँ हिंदी पुस्तकें मिलती हैं। गीर गांव में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के मालिक से मित्रता हो गई थी। महीने में कम से कम एक बार हम हिंदी ग्रंथ रत्नाकर अवश्य जाते थे। हमारी मंडली में विजय शंकर, नरेंद्र गोगिया, अमित अग्रवाल, राजेश बाजपेयी भी जुड़ गए थे। प्रशिक्षण की तकनीकी पढ़ाई के साथ साहित्यिक अभिरुचि का यह संसार हमारे भीतर लगातार एक नई चेतना भर रहा था। छात्रावास के मस्ती भरे दिनों में भी हम जीवन की कटु और दुर्दम्य सच्चाइयों को महसूस कर रहे थे। छुट्टी होते ही हमारे साथी पिकनिक और सिनेमा की ओर भागते थे। हम गंभीर समस्याओं पर लंबी लंबी बहसों में घंटों बिता देते थे। उन तमाम कार्यक्रमों में हम शामिल थे जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेज करें। कई बार विजय शंकर कहता था, यार तुम लोग कभी जवान भी हुए हो या नहीं? हॉस्टल में जवानी का अर्थ ही कुछ और था जिसमें हम फिट नहीं होते थे, क्योंकि साहित्य जैसी फालतू चीज़ों ने हमारे मस्तिष्क झुलसा दिए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान अंबरनाथ बम्बई हॉस्टल संस्थान से ज़्यादा दूर नहीं था। पहाड़ी की तलहटी में हॉस्टल बना था। खूबसूरत जगह थी। मेरा रूम पार्टनर सुदामा पाटिल भुसावल का रहने वाला था। पाटिल का एक मित्र रमेश था जो भुसावल का ही रहने वाला था। उसी ने हमारा परिचय कुलकर्णी से कराया था। विनायक सदाशिव कुलकर्णी कॉलोनी के फ्लैट में रहता था। अंबरनाथ में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था कुलकर्णी। 1-2 मुलाकातों के बाद ही हमारे बीच आत्मीयता बन गई थी। अक्सर शाम को उनके फ्लैट में पहुंच जाते थे। कुलकर्णी मीट मछली खाने का शौकीन था। घर की रसोई में संभव नहीं था, इसीलिए रविवार की दोपहर मेस में बना मीट उन्हें खींच लाता था। बातचीत में आत्मीय थे। उम्र में हम दोनों से काफ़ी बड़े थे। उनकी छोटी बेटी सविता मेरी हम उम्र थी, कॉलेज में पढ़ती थी। हर रविवार कुलकर्णी के मेस में खाना खाने से सुदामा पाटिल और मेरे मेस बिल बढ़ने लगे थे। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले भत्ते से मुझे गांव पिताजी को पैसा भेजना पड़ता था।
पाटिल की स्थिति भी वैसी ही थी, मुझसे बेहतर ज़रूर थी, लेकिन 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनका खर्चा भेजना पड़ता था। हम दोनों काफ़ी मित व्ययिता से चलते थे, फिर भी हाथ तंग रहता था। मेरे पास कपड़ों की भी तंगी थी, बस किसी तरह खिंच रहा था। ऐसे में कुलकर्णी का हर इतवार मेस में लंच लेना खर्चा बढ़ाने वाला था। एक दिन सुदामा पाटिल ने दुखी मन से कहा था, ये वामन हर रविवार टपक पड़ता है। हमारी शामें कुलकर्णी के घर गुजरती थीं, लेकिन खाना लौटकर मेस में ही खाते थे। सुदामा पाटिल को उपवास, पूजा आदि में विश्वास था। नियमित मंदिर जाता था। अंबरनाथ में एक खूबसूरत प्राचीन शिव मंदिर है। पाटिल सप्ताह में 2 दिन इस मंदिर में जाता था। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अम्बेडकर और मार्क्सवादी साहित्य ने मेरी सोच बदल दी थी, लेकिन पाटिल के साथ मैं मंदिर जाता था और पुलिया पर बैठ जाता था। शांत जगह पर मंदिर परिसर मोहक लगता था। अक्सर मिसेस कुलकर्णी सविता के साथ मंदिर जाती थी। कई बार मंदिर परिसर में हम लोग साथ होते थे। एक रोज़ मुझे पुलिया पर बैठे देखकर सविता भी वहीं बैठ गई थी। मिसेस कुलकर्णी मंदिर में चली गई थी। आप मंदिर में क्यों नहीं जाते? सविता ने सहजता से पूछा था। पत्थर की इन मूर्तियों में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैंने अपने मन की बात कह दी थी। वह मुझसे सटकर बैठी थी। मुझे एक अजीब सा एहसास गुदगुदा रहा था। वह जिद करने लगी थी, चलो मंदिर में चलते हैं। सुदामा दादा, बड़े भैया अंदर हैं। हाँ पाटिल अंदर है, आप भी जाओ। मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने उसे टालना चाहा था। वह चुपचाप पुलिया पर बैठ गई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? मुझे सुनना अच्छा लगता है, मैंने सहज भाव में कहा था। वह खिलखिला पड़ी थी। उसका हंसना मंदिर की घंटियों जैसा था। अचानक उसने कहा, आप फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी। हमारे साथ चलोगे? उसने मेरी बाह को अपनी बाह में लपेट लिया था। मैंने टालने की गरज से कह दिया था कि सुदामा पाटिल से पूछकर बताऊंगा। सविता नाराज़ हो गई थी। क्यों, आप मेरे साथ नहीं चल सकते? उस रोज़ कहीं मन में झरना फूटने की कलकल सुनाई पड़ी थी। स्वभाव संकोची था। पारिवारिक परिवेश दिमाग पर हावी था। इस एहसास की भनक स्वयं को भी लगने नहीं दी थी, क्योंकि हम दोनों के बीच कई तरह के फासले थे जो लगातार मुझे रोकते थे। एक छोटी मोटी घटनाएं कई बार हुई थी जो इस बात का संकेत थी कि उसका झुकाव मेरी ओर बढ़ रहा है। वह हॉस्टल में भी आने लगी थी। सुदामा उसे हॉस्टल आने से रोकता था, कभी कभी डांट भी देता था, लेकिन सुदामा की डांट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्टल में वह मेरी किताबों को उलट पुलट कर देखती थी, कभी कभी इधर उधर फैली किताबों को करने से सजा देती थी। मेस का खाना उसे पसंद नहीं था, वह शाकाहारी थी। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी की सुबह मिसेस कुलकर्णी ने अपने घर बुलाया था, वह भी सुबह 4 बजे। मैंने पाटिल से पूछा तो सुनकर वह हंस पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आया था कि पाटिल के हंसने का कारण। मैंने जोर देकर पूछा तो बोला, मजाक करो, मिसेस कुलकर्णी तुम्हें तेल और उपटन से नहलाएंगी। मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। पाटिल ने बताया था कि महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में यह एक परंपरा है। घर की स्त्री परिवार के पुरुष सदस्यों को उपटन और तेल मालिश करके स्नान कराती है ब्रह्म मुहूर्त में। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा था कि तुम जाओगे? उसने मना कर दिया था, साथ ही कहा भी था कि उसे नहीं बुलाया है। उस रात मैं ठीक से
सो नहीं पाया था। एक तो सुबह 4 बजे उठकर जाना था, दूसरे मैं एक अजीब से अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। कुलकर्णी परिवार की आत्मीयता मुझे आकर्षित भी कर रही थी, फिर पारिवारिक स्थितियों के कारण संकोच था। बरामदे में 3 चौकियां रखी थीं। कुलकर्णी, अजय और मैं चौकियों पर बैठ गए थे। उस वक्त मुझे रह रहकर अपने घर गांव का दम घोंटू वातावरण याद आ रहा था। मिसेस कुलकर्णी ने बारी बारी से हम तीनों को उपटन तेल से मोहक सुगंध आ रही थी। मैंने कच्छे के ऊपर तौलिया लपेट रखा था। मिसेस कुलकर्णी ने तौलिए को अलग रख देने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे संकोच होता है। मिसेस कुलकर्णी ने तौलिया छीनते हुए कहा, तुम मेरे बेटे अजय जैसे हो, फिर माँ से कैसी शर्म। उस क्षण मेरा मन भावुकता से भर गया था। बरबस अपनी माँ की याद आ गई थी, जो कुछ दिनों से बीमार थी। मिसेस कुलकर्णी के हाथों के नरम कोमल वात्सल्यपूर्ण स्पर्श ने मुझे अपनी माँ के खुरदरे स्पर्श की याद दिला दी थी। सिरहाने बैठकर जब माँ मेरे हाथों में उंगलियां घुमाती थी, मेरी चेतना जैसे नींद की गोद में समा जाती थी। मिसेस कुलकर्णी ने गुसलखानों में गर्म पानी से नहलाया था। मुझे लगातार एक अज्ञात भय सता रहा था कि यदि इन्हें इसी वक्त पता चल जाए कि मेरा जन्म एक अछूत जाति चूड़ा में हुआ है तो अंजाम क्या होगा। इन्हीं दिनों पूना में गवई बंधुओं की आंखें फोड़ दी गई थी, जिसे लेकर दलित समाज ने बम्बई पूना में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया था। कुलकर्णी परिवार से मुझे बेइंतहा प्यार और विश्वास मिला। कभी परायेपन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन सविता का मेरी ओर झुकते जाना मुझे भयभीत कर रहा था। मैं ऐसे क्षणों में सहज हो जाता था। सविता जितना करीब आती, मैं भागने की कोशिश करता। एक रोज कुलकर्णी के घर प्राध्यापक कामले से भेंट हुई। कुलकर्णी और कामले में मराठी नाटकों पर कोई गंभीर चर्चा चल रही थी। मैं और पाटिल इस चर्चा को चुपचाप सुन रहे थे। इस बीच मिसेस कुलकर्णी चाय लेकर आई थीं। चाय पीते पीते मेरा ध्यान कामले के प्याले पर गया। प्याला हमारे प्यालों से अलग था। मैंने सुदामा पाटिल से पूछा। उसने कोहनी मारकर मुझे चुप करा दिया था। लौटते समय मैंने फिर वही बात छेड़ दी थी। पहले तो वह टालता रहा, आखिर उसने बता ही दिया। मराठी ब्राह्मण, वह भी पूना के ब्राह्मण, महारों को अपने बर्तन छूने नहीं देते, इसीलिए उनके अलग बर्तन रखे जाते हैं। चाय के झूठे कप मिसेस कुलकर्णी उठाने आई थीं, लेकिन कामले का कप कुलकर्णी उठाकर ले गया था। यह सब सुनकर मेरी कनपट्टियाँ गर्म हो गई थीं, जैसे किसी ने गर्म पारा उड़ेल दिया हो। क्या सभी दलितों के साथ उनका व्यवहार ऐसा ही है? मैंने पाटिल से जानना चाहा था। मेरे गांव में छुआछूत का भेदभाव था। उन दिनों देहरादून और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और अधिक खराब थी। बम्बई जैसे महानगर में पढ़े लिखे लोगों में ऐसी स्थिति की कल्पना से ही मेरे भीतर एक गर्म लावे का स्रोत फूटने लगा था। हाँ, ऐसा सभी के साथ है, पाटिल ने साफ गोई से कहा। पाटिल के मन में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति आदर भाव था। दलित आंदोलन के प्रति उसके मन में सहयोग भावना थी। वह सवर्ण होते हुए भी संकीर्ण नहीं था। मैं अपने मन में उठते भवंडर को पहचान चुका था। यह घटना मुझे अव्यवस्थित कर रही थी। मैंने पाटिल से पूछा था, मेरे बारे में वे जानते हैं? शायद नहीं। वाल्मीकि सरनेम से शायद ब्राह्मण समझते हैं। तभी तो उस रोज दीपावली पर स्नान के लिए बुलाया था। पाटिल कुछ गंभीर होने लगा।
तुमने उन्हें बताया नहीं कभी? मैंने उद्विग्नता से पूछा था। क्यों बताता? दलित होना क्या अपराध है? पाटिल ने गुस्से में कहा। कल यदि उन्हें पता चल जाए तो? मैंने शंका व्यक्त की।